हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे थे और हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है अनिषेक जनन के बारे में, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। आपने कहा पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, यानी कि अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पर इसे कहते हैं। एक नंबर का प्रश्न आपके पास आया था। सेकंड आपने कहा ओपेरॉन क्या है। आपने कहा जीन का जो क्लस्टर होता है उसे आपने ओपेरॉन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, यानी कि किन्हीं दो एंटीबायोटिक्स के नाम आपको बताने थे। तो आपने कहा एंटीबायोटिक्स होती क्या है? कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम प्राप्त करते हैं। और काम क्या होगा इनका कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो रोगजनक होते हैं, या तो उन्हें समाप्त करना, नष्ट करना, या फिर उनकी वृद्धि को रोकना। ठीक है, अब आपने कहा कि ये किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को रोकते हैं। आपने कहा कि फंजाई हो गए हैं, यानी कि कवक हो गए हैं, और बैक्टीरिया हो गए हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आए थे? पेनिसिलिन आया है और स्ट्रेप्टोमाइसिन आए हैं। दो आपके पास क्या आए हैं? एंटीबायोटिक के नाम यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट आपने कहा अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हॉर्मोन्स के नाम लिखिए। कुछ हॉर्मोन्स के नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होते हैं। कौन कौन से हमने बात की है? एचसीजी की बात की है, एचपीएल की बात की है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन की हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, चलिए अब आपसे कहा गया था एक परिपक्व भ्रूण कोश का चित्र बनाइए, जिसमें आपको दिखाए गए हैं अलग अलग पार्ट। ठीक है, सबसे पहले एंटीपोडल सेल्स आपको दिखाई गई हैं, जो कि एक्स सेल के जस्ट अपोजिट में आपको दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि एंटीपोडल्स के जस्ट अपोजिट में जहां पर आपको एक्सेल मिलती है, वहां पर आपको एक्सेल की दोनों ओर मिलती है सिनर्जिट। दोनों ओर क्या मिलेंगी? सिनर्जिट मिलती है। बीच में आपकी एक्सेल आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर सिनर्जिट में आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसे फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। क्या फंक्शन बताया था आपको फिलीफॉर्म एपैरेटस का? पराग नलिका को आकर्षित करेगी, क्योंकि पराग नलिका को आकर्षित करेगी तभी पराग नलिका का वहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आपने कहा ये स्टिग्मा है, यह है स्टिग्मा। ठीक है, अब ये जो आपको इमेज बताई गई है, ये बताई गई है इसकी, ये वाली इमेज आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी एक्सेल मिलेंगी, एंटीपोडल सेल मिलेंगी, सिनर्जिक सेल यहाँ पर इस प्रकार से मिलेंगी। कैसे हम शो करते हैं? कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है, ये आपने कहा ये एंटीपोडल सेल्स आ गई हैं, ये दोनों सिनर्जिक सेल आ गई है, ये बीच वाली एक्सेल यहाँ पर आपके पास आ गई है। अब आपने कहा कि जब यहाँ पर क्या हुआ? पॉलिनेशन हो गया। ये क्या है? आपका परागकण है, ये है परागकण। परागकण यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया है। जब पॉलिनेशन हो गया है, अब यहाँ पर क्या होगा? पराग नलिका बनने लगेगी। इस प्रकार से क्या होगा? पराग नलिका बनने लगेगी। यह है पराग नलिका, इस प्रकार से बनने लगेगी। पराग नलिका के अंदर आपने कहा कि यहाँ पर मेल गैमेट भी बनने लगेंगे। अब ये जो पराग नलिका है ये बन रही है। ठीक है, आपने पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन पढ़ा था आपने, जब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे थे तो आपने कहा था कि किस प्रकार से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। आपने स्लाइड में ऑब्जर्व किया था, जिसमें आपने एनिमेशन के थ्रू देखा था, वीडियो के थ्रू देखा था, सिमुलेटर में आपने देखा था कि कैसे यहाँ पर पराग नलिका का क्या हो रहा है? जर्मिनेशन हो रहा है। तो पराग नलिका यहाँ पर नीचे की ओर किस प्रकार से जाती है? क्योंकि ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है, ये यहाँ पर इस पराग नलिका को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो पराग नलिका सबसे पहले जो आएगी वो यहाँ पर जो सिनर्जिट होते हैं उनके पास आती है, और इस प्रकार से जो मेल गैमेट है, अब वो एक मेल गैमेट यहाँ पर फ्यूज होगा और एक यहाँ पर फ्यूज होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इजी है, कुछ डिफिकल्ट आपके पास अभी तक नहीं आया है। अब हम बात कर रहे थे बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, यानी कि म्यूटेशन क्या है, जिसमें आपको पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पूछा गया था। आपने कहा था पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा? यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? चेंज आ जाएगा। या तो क्या होगा? इंसर्ट होगा, या तो एक एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो गया है, या फिर वो डिलीट हो गया है।
ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसने अपनी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों के बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखिए। आपको कोई 4 अंग बताने थे, यहाँ पर आपके पास कुछ अंग आए हैं जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि इनबॉर्न आपके पास होते हैं, जिसे आप इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ आपके पास एक्वायर इम्यूनिटी आती है। क्या क्या फंक्शन होते हैं ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास आया था, आप टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। क्या होता है टिश्यू कल्चर? सिंपल सी बात है, आपने कहा किसी भी प्लांट का आपने एक टिश्यू लिया, ठीक है, तो आपने किसी भी प्लांट का एक टिश्यू लिया और उसे आपने एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया। आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब क्या होता है कि आपको जनरली आप कोई प्लांट अगर बोते हैं, कोई बीज आप बोते हैं, तो वहां पर क्या होती है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, वहां पर जर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है। आपने कोई बीज बोया, उसमें अंकुरण हुआ और इस प्रकार से उसमें वृद्धि होने लगती है। टिश्यू कल्चर में आपने क्या किया कि आपने एक जो प्लांट है, प्लांट का आपने क्या किया, कोई भी शूट टिप ले लिया है। अब शूट टिप में क्या होगा, आपने कहा कि वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जिसे आप विभजोतक ऊतक कहते हैं, जिनमें विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है, उनमें विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। उसे लेकर के आपने क्या किया, आर्टिफिशियल मीडियम में उसे ग्रो कराया, उस मीडियम में जिसमें पूरे पोषक तत्व शामिल थे, ठीक है, जितने भी मिनरल्स उन्हें चाहिए थे वो सारे शामिल थे, पानी वहां पर शामिल था। और इस प्रकार से आपने एक छोटे से टिश्यू या एक छोटी सी कोशिका से बहुत सारे क्या बना दिए हैं, उस प्लांट की कॉपी बना दी है, जिसे आप क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। इमेज कुछ इस प्रकार की आपने देखी थी, इस प्रकार की इमेज कुछ आपने देखी थी जिसमें हमने टिश्यू कल्चर की बात की थी। और इसी विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। चलिए, तो अब इन क्वेश्चन का सेकंड जो हमारे पास खंड आता है वो है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होती है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। आपने कहा एक्टिव इम्यूनिटी रेफर्स टू अ पर्सन्स बॉडी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी पर्सन की बॉडी में सडन जो रिस्पॉन्स आता है, इमीडिएट जो रिस्पॉन्स आता है इन्फेक्शन के प्रति। ठीक है, देखिए अगर आप फंक्शनिंग देखेंगे, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग कैसे पढ़ी थी आपने, आपने कहा था हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है और हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फॉरेन सेल और अपनी सेल, यानी कि जो अपनी बॉडी की सेल होती हैं और कोई फॉरेन पार्टिकल होता है उसमें क्या कर सकती है, विभेद कर सकती है आसानी से। कैसे विभेद करती हैं, हमने कहा कि जैसे किसी घर में के बाहर आप एक नंबर प्लेट देखते हैं, वैसे ही हमारी जो सेल्स होती हैं उस पर लगे होते हैं एंटीजन। ये एंटीजन हमें बताते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स को बताते हैं कि कौन हमारी अपनी सेल है और कौन हमारी फॉरेन सेल है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने कहा कि जैसे कि कोई भी जो रोग जनक है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया है। जब हमारे बॉडी में एंटर हुआ तो हमारे इम्यून सेल्स ने पहले उसे पहचाना कि इसमें जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी के हैं या नहीं है। पहली चीज क्या की गई, आइडेंटिफिकेशन वहां पर हुआ, पहचाना गया। उसके बाद अब क्या होगा, उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारी बॉडी की सेल नहीं है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर इनके इनको नष्ट करने के लिए यहाँ पर एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी। एंटीबॉडीज बनी, उसके बाद एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस रोग जनक को कैप्चर करेंगी और इन्हें किल करने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पर जो रोग जनक था वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है या फिर वो नष्ट हो गया है। इसके बाद क्या बन जाती है, यहाँ पे मेमोरी सेल बन जाती है। ये मेमोरी सेल किसके लिए बनेंगी, उस पर्टिकुलर रोग जनक के लिए बनेंगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक रोग जनक था जिसे हमने ए नाम दे दिया है, वो आपकी बॉडी में एंटर कर गया है। जब आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो इससे पहचाना जाएगा कि ये रोग जनक ए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके अगेंस्ट में अब एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज बन गई हैं, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई हैं, तो अब ये क्या करेंगी, इसे किल करने में सहायता करेंगी। यहाँ पर अब क्या हुआ, इस रोग जनक के लिए जिसका नाम ए है, इसके लिए अब मेमोरी सेल यहाँ पर बन गई है हमारी बॉडी में। अब क्या होगा, सेकेंड टाइम सेम ये जो रोग जनक ए अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो
तो अब यहाँ पर क्या होगा, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले पहचानना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर एंटीबॉडीज बनेंगे और तब यहाँ पर फंक्शनिंग होगी, क्योंकि इसके लिए, इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो सीधे क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज होंगी ये इस रोगजनक ए को क्या करेंगी, नष्ट यहाँ पर कर देती है। आपने कहा कि ये तो है फंक्शनिंग आपके इम्यून सिस्टम की। सेम जो प्रोसीजर है जब आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो यही चीज वहां पर फॉलो होती है। ठीक है, तो यही आपको कहा जा रहा है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी इंफेक्शन के प्रति एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स जो आपको मिलता है उसे आप क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड व्हेन एक्सपोज टू अ फॉरेन एंटीजन, ठीक है, सच एज द एंटीजन फाउंड इन माइक्रोऑर्गेनिज्म। It also refers to a person's adaptive reaction after coming into touch with a certain infection or antigen. Furthermore, immunity does not develop instantly when a person is exposed to a disease. As a result, it could take days or weeks to manifest after the initial exposure. However, once it develops, its protection can last a lifetime. Furthermore, it can occur in 1 or 2 days naturally or by immunization. यही चीज आपको बताई गई है जो अभी तक हमने यहाँ पर क्या की है, डिस्कस की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको कहा गया है नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय बीइंग सब्जेक्टेड टू अ सिकनेस ऑर्गेनिज्म एंड then become infected with a disease. Vaccinated immunity is established by injecting a killed or weakened version of the disease organism into the body. ये चीज क्या आपको बता रही है, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। In either case, if an immune individual come into a touch with the disease again in the further, the immune system will recognize it and develop the antibodies necessary to combat it. Active immunity lasts a long period, maybe even a lifetime. क्या चीजें आपको कही गई है, ये वैक्सीनेशन की बात आपको यहाँ पर बताई गई है। आपको कहा गया है कि वैक्सीनेशन में सेम यही चीज कराई जाती है। वैक्सीनेशन में होता क्या है कि कोई भी जो रोगजनक है वो आपकी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, लेकिन शर्त ये है या तो वो मृत अवस्था में हो या फिर वो इनएक्टिव हो, यानी कि वो इस कंडीशन में ना हो कि वो आपको बीमार कर सके। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उस रोगजनक को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है या फिर उसे इनएक्टिव किया जाता है। अब वो रोगजनक आपकी बॉडी में एंटर हुआ, सेम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन गई हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, मेमोरी सेल बन गई हैं। अब क्या होगा कि जब वो जो रोगजनक है वो एक्टिव फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में अब इंसर्ट हो भी जाता है, आपकी बॉडी के अंदर आ भी जाता है, तो ऑलरेडी वहां पर क्या है, एंटीबॉडीज बनी हुई हैं और इजिली वो क्या कर सकती हैं, उस रोगजनक को दूर कर सकती हैं या नष्ट कर सकती हैं। जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे देखा, वैक्सीनेशन करवाई गई थी, सेम यही प्रोसीजर वहां पर अपनाया गया था। तो एक बार देख लीजिए एक्टिव इम्यूनिटी को, पढ़िए आप लोग। चलिए, तो क्लियर है इतनी बात, आपने ये समझ लिया है कि यहाँ पर जो आपको इम्यूनिटी मिल रही है वो दो टाइप से मिल रही है। ये चीज आपने पढ़ी, आपने कहा जो इम्यूनिटी है वो दो वेज में आपके पास आती है, नेचुरली या फिर इम्यूनाइजेशन के द्वारा। तो नेचुरली तो कब होता है कि जब हम नेचुरली बीमार पड़ते हैं, नेचुरली कोई जो रोगजनक है वो हमारी बॉडी में आ गया और नेचुरली वहां पर एंटीबॉडीज बन रही है, ये तो हुआ नेचुरल वे। आपने कहा इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन में हम करते हैं वैक्सीनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, खुद ही रोगजनक को निष्क्रिय रूप में अपनी बॉडी में इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। आपने कहा पैसिव इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी कॉन्फर्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ सीरम और अ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पर जो पैसिव इम्यूनिटी आती है वो लिम्फोसाइट के ट्रांसमिशन के द्वारा आती है। दे ऑल्सो गेट इट फ्रॉम someone who is highly vaccinated. Furthermore, it is very useful way for giving resistance without having to wait for the active immune response to develop. अब यहाँ पर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या किया जाता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, टाइम बचेगा और एकदम से उस व्यक्ति को उपचार वहां पर मिल जाता है। Furthermore, passive immunity does not necessitate prior disease against exposure. It also takes effect instantly and
without DLA. Furthermore, it is short-lived. In other words, it may only last a few months. अब यहाँ पर ये कहा गया कि इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, ठीक है। Through the placenta, a newborn baby gain a natural passive immunity from its mother. अब हमने क्या बोला था, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ही सारी चीजों का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। आपने कहा जो न्यू बॉर्न होता है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को कहाँ से रिसीव करेगा, मदर से रिसीव करता है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन थ्रू द एंटीबॉडीज कंटेनिंग blood products such as a immune globulin which can be administered with a rapid protection against a specific disease is required। यानी कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है कि जो यहाँ पर एंटीबॉडीज होती हैं उन्हें इंजेक्ट किया जाता है, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। अब करना क्या है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आपको पता चल गई है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप क्या करेंगे, खुद ब खुद पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है उसमें आपसे कहा गया है शुक्र जनन एवं अंड जनन का केवल आरेखीय निरूपण कीजिए। आपके सामने इमेज है जिसमें आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर ऊ जेनेसिस बताई गई है और स्पर्मेटोजेनेसिस बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज में आपको इसी प्रकार से लाइन डायग्राम के थ्रू बताना है कि जैसे सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपके पास आता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन के बाद आपके पास क्या है, प्राइमरी oocyte आया है। ध्यान दीजिए कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आया है। यहाँ पर भी आपको 2n देखने को मिला, यहाँ पर भी 2n देखने को मिला, ठीक है। प्राइमरी oocyte में अब हुआ मियोसिस, और जब मियोसिस हुई तो मियोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होता है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, ठीक है। यहाँ पर दो आपके पास सेल आई है और कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल आपके पास आई है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब क्या होगा, ये मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर हुई है, मियोसिस सेकेंड यहाँ पर हुई और उसके बाद आपके पास क्या है, स्पर्मेटिड आए हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड के बाद आपके पास एट लास्ट क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ आ गए हैं। क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। ooगोनियम भी इस प्रकार है, आपके पास ooगोनियम है, ठीक है। यहाँ पर माइटोसिस हुई, माइटोसिस में क्या हुआ, डॉटर ooगोनियम बने हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये जो प्रोसेस चल रही है, ये वाली जो प्रोसेस चल रही है, आपने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जब एक्सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, आधी जो प्रोसेस है वो फीमेल में कब होती है, जब वो अपनी फीटल लाइफ में होती है, यानी कि उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही ये प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाती है। क्या हुआ, यहाँ पर डॉटर ooगोनियम बने, डॉटर ooगोनियम में ग्रोथ हुई और प्राइमरी oocyte आपके पास आते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte यहाँ पर बन गया है, ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगी। ये कब प्रोसेस चल रही है, जब जो फीमेल है वो अपनी मदर के वोम में है, ठीक है। ये प्रोसेस यहीं रुक जाती है। अब होगा क्या, जब यहाँ पर क्या हुआ, पार्चुलेशन की प्रोसेस हुई, जो फीमेल है वो बड़ी हुई, इसमें प्यूबर्टी जब आए, प्यूबर्टी जब आए तो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर किस में होता है, प्राइमरी oocyte में होता है, और उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte आपके पास आया। सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगी और उसके बाद आपके पास ओवम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है, इजी है, आपको सिर्फ लाइन डायग्राम के थ्रू दिखाना है कि किस प्रकार से यहाँ पर आप स्पर्मेटोजेनेसिस को दिखाएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपसे पूछा गया है, आपको प्रॉब्लम दी गई है और आपको ये सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप देख भी चुके हैं, एक बार यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, प्योर टॉल प्लांट आपके पास आता है, कैपिटल टी, उसमें आपको रेड फ्लावर दिखाए गए हैं। इसका क्रॉस आपने किया एक शुद्ध नाटे पौधे से जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर थे, ये आपके पास पेरेंट आए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, गैमीट यहाँ पर बने हैं, और गैमीट जब आपके पास बने हैं इस प्रकार से,
अब ये आपके पास क्या आई है, F1 जनरेशन आई है। F1 जनरेशन में आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, आपने कहा ऑल टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर। ठीक है, ये आपके पास आई है F1 जनरेशन। अब हम क्या करेंगे, ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको चेकर बोर्ड बनाना है और F2 जनरेशन यहाँ पर निकालनी है। चलिए अब यहाँ पर बना लेते हैं गैमेट को। ये आपके पास F1 जनरेशन आई है जिसमें आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये था आपके पास F1 जनरेशन। अब यहाँ पर जब आपने गैमीट बनाए हैं, इसका क्रॉस आपने क्या किया, सेल्फ क्रॉस आप कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से आप क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। गैमीट आपने बनाए तो आपने कहा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम ये जो गैमेट यहाँ बने हैं, यही गैमेट यहाँ भी बनेंगे। ठीक है, आपके पास टोटल कितनी गैमेट आएंगे, 8 गैमेट आएंगे। तो चेकर बोर्ड बना लेंगे आप लोग। ठीक है, दोनों साइड अब हम क्या करेंगे, गैमेट को लिख लेंगे। चलिए सबसे पहले गैमेट को चेक कर लीजिए, गैमेट यहाँ पर सही बने हैं आपके। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे यहाँ पर, इजी है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या देखा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले क्रॉस हम कर लेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपने कहा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये आपके पास आए हैं जब आप क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे कि रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आता है। चलिए सबसे पहला जो रिजल्ट आपके पास आया है, आपने कहा टॉल प्लांट और रेड फ्लावर। ठीक है, टॉल और रेड। ठीक है, सबसे पहले टॉल और रेड को हम यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद आपने कहा टॉल रेड, टॉल प्लांट है रेड फ्लावर है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपने कहा टॉल रेड और टॉल रेड। ठीक है, सेकंड में आपने कहा ये भी क्या होगा, टॉल होगा और रेड होगा। ये टॉल होगा और ध्यान दीजिए यहाँ पे व्हाइट होगा, इसे हम अलग कलर से यहाँ पर शो करेंगे, टॉल और व्हाइट। फिर से आपके पास टॉल और रेड आया है, टॉल और रेड। फिर आपके पास फिर से क्या है, टॉल और व्हाइट आया है। फिर से आपके पास टॉल और रेड आया है, ये भी आपके पास टॉल और रेड है। ये आपके पास है स्मॉल, ये आपके पास है ड्वार्फ या स्मॉल कहिए, ड्वार्फ लिख लेते हैं, ड्वार्फ और रेड। ये भी आपके पास कैसा है, ड्वार्फ, यानी ड्वार्फ का मतलब क्या है, बौना है, और फ्लावर कैसे हैं, रेड हैं। ठीक है,
चलिए फिर से आपके पास टॉल और रेड आया है, ये है टॉल और रेड। ये आपके पास आया है टॉल और व्हाइट। टॉल और व्हाइट को आपने रेड कलर से दिखाया है, टॉल है और व्हाइट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ड्वार्फ और रेड फिर से आ गया है, ड्वार्फ है और रेड है। और लास्ट वाला आपने क्या देखा, आपने कहा ड्वार्फ है और व्हाइट है। चलिए अब देखिए अपना रिजल्ट, कितने इसमें टॉल रेड आए हैं, कितने टॉल व्हाइट आए हैं, ठीक है, कितने ड्वार्फ रेड आए हैं और कितने ड्वार्फ व्हाइट आए हैं। आपके पास 4 अलग अलग प्रकार की संतति यहाँ पर आई है। देखिए एक बार चेक कीजिए। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। आपने कहा कि इतने ऐसे कितने प्लांट हैं जो रेड और टॉल प्लांट थे, तो आपने कहा नंबरिंग अगर हम करें, रेड और टॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपने कहा कि 9 ऐसे पौधे आपके पास आए जो टॉल थे प्लस उसमें रेड कलर के फ्लावर थे, ठीक है। अब देख लेते हैं टॉल और व्हाइट आपके पास कितने आए हैं। आपने कहा पहला ये हो गया है टॉल और व्हाइट है, दूसरा टॉल और व्हाइट है, ठीक है, और तीसरा टॉल और व्हाइट है। आपने कहा 3 ऐसे थे जो थे टॉल प्लांट थे और व्हाइट इनमें क्या थे, फ्लावर आए थे, ठीक है, हो गए। अब देखते हैं ड्वार्फ और रेड कितने थे। तो आपने कहा एक ये हो गया है जो ड्वार्फ यानी कि बौना था और रेड कलर के फ्लावर थे, दूसरा ये हो गया है और तीसरा आपके पास ये हो गया है। तो आपने कहा 3 ऐसे थे जो कैसे थे, ड्वार्फ थे और रेड कलर के फ्लावर थे। अब आपने कहा इतने ऐसे कितने पौधे हैं कि जो बौने थे और उनमें व्हाइट थे। आपने कहा एकमात्र सिर्फ ऐसा पौधा था कि जो आपको इसमें मिला है, प्योर फॉर्म में मिला है, ठीक है। रेशियो क्या आया, आपने कहा 9:3:3:1, ये आपका डाईहाइब्रिड का रेशियो आ गया है, सेम है, आपने कई बार किया है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपको सिर्फ जो लैंग्वेज है वो चेंज करके दे दी गई है, कैरेक्टर चेंज करके दे दिए गए हैं। जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपने क्या कैरेक्टर लिए थे, आपने बोला था कि येलो कलर के बीज थे और राउंड उनका शेप था, जिनका क्रॉस आपने कराया वहां पर ग्रीन कलर के बीजों से और रिंकल उनका क्या था, शेप था। उस टाइम पे आपके पास जो कैरेक्टर आए थे वो ये कैरेक्टर आए थे। यहाँ पर चेंज सिर्फ इतना हुआ, प्लांट हाइट को ले लिया गया है और फ्लावर के कलर को ले लिया गया है, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया है। तो क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही आप क्या करेंगे, चेकर बोर्ड को आपको बनाना है और अपना रिजल्ट यहाँ पर दिखाना है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, उसमें आपसे पूछा गया है लिंग निर्धारण क्या होता है, XY प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए। अब जानते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है। और अगर आपके पास यहाँ पर आता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग करते चले आए हैं। आपने क्या किया, आपने कहा XX XY में आपने देखा गैमीट बनाएंगे, ठीक है, ये गैमीट बने हैं, ये है पेरेंट, ये है गैमीट। F1 जनरेशन आपके पास आई, आपने क्रॉस कराया, और जब आपने क्रॉस कराया तो आपके पास जो F1 जनरेशन आई है वो आई होगी XX में, जिसमें आपने कहा फीमेल है, XY जिसमें आपने कहा मेल है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेल के XY क्रोमोसोम है ये यहाँ पर निर्भर करते हैं कि यहाँ पर मेल आता है या फीमेल आता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात कि क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आंसर आप पढ़ेंगे तो आपने क्या पढ़ा, ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट मेल हेटेरोगेमी। मेल हेटेरोगेमी का मतलब क्या होता है कि फीमेल में तो जो यहाँ पर क्रोमोसोम है वो सेम है, मेल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, हेटेरोगेमी भी कहते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन मेल XY प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट, 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट बने हैं, एक X बना है एक Y बना है, ठीक है। द ह्यूमन फीमेल XX प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट, गैमीट का नंबर 2 है लेकिन टाइप एक ही है। आपने कहा नंबर तो 2 है लेकिन एक ही प्रकार के गैमीट यहाँ पर बने हैं, ठीक है।
The sex of the baby is determined by the types of male gamete that fuse with the female gamete. आपने कहा कि यहाँ पर जो बेबी होगा उसका जो लिंग निर्धारण होगा वो किस पे निर्भर करेगा, यहाँ पर जो मेल गैमेट है उन पर निर्भर करेगा. इफ द फर्टिलाइजिंग स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम द बेबी प्रोड्यूस्ड will be girl, and if the fertilizing sperm contain Y chromosome then the baby produced will be boy. सिंपल सी बात है. आपने कहा कि अगर यहाँ पर X फ्यूज हो रहा है तो फीमेल होगी, Y फ्यूज होगा तो मेल यहाँ पर होगा. And it is a matter of a chance that determines the sex of the baby. There is an equal probability of fertilizing sperm having an X or Y chromosome. Thus, it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the baby. अब आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर 50-50% चांसेस होते हैं कि X फ्यूज होगा या Y फ्यूज होता है. टोटली नेचुरल प्रोसेस होती है और दोनों के चांसेस जो होते हैं वो 50-50% होते हैं. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. देखिए 3 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें आपसे पूछा गया है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को आपको बताना था. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बोला था, हमने कहा था अगर किसी जीन के दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे आप होमोजाइगस कहेंगे. जैसे एग्जांपल आपको AA या AA दिखाया गया है, या अगर हम प्लांट की बात करें तो आपने कहा कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, क्या है, होमोजाइगस है. हेटेरोजाइगस में आपने क्या कहा, आपने कहा या तो AA है या फिर आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी है. क्या है, दोनों जो एलील हैं वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ क्या बताना है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस यहाँ पर क्या होता है. ठीक है, चलिए इसके आपके पास इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं. सिंपल सी बात है कि जो डिसऑर्डर आपके जीन से रिलेटेड होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. नेक्स्ट आपसे कहा गया है डाउन सिंड्रोम व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं. ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर के होते हैं. या तो पूछा जाता है, आपको प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि क्या होगा, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा अगर नॉर्मल मेल की शादी किसी कैरियर फीमेल से हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा. इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आते हैं. तो एक बार आप क्या कर लेंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके बारे में पढ़ लेंगे. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.